Hello everyone, welcome to Success Classes. I am Gaurav Soin and I am back with a very important video, the most demanding video, that is how to crack your PhD interview in a go. Actually, I got a lot of messages in Telegram and WhatsApp, sir, I have cleared my JRF and NET, and in most of the universities they are directly allowing us to appear in the PhD interview. So sir, make a video so that we can prepare ourselves in a best possible manner. So I made this video. So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates, so that whatever knowledge we want to provide, because we are here to help you, to assist you, so that you can achieve your dream. So just subscribe and hit the bell icon so that all informations are provided to you immediately. Next, we have a Success Classes app also. You can download this app and make your preparation in the best possible manner. So अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बस आपको ये लास्ट तक वीडियो देखनी है. मैंने पूरी की पूरी सब चीज़ें खुद, जो मैंने एनालिसिस की, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताई, सब चीज़ों, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसमें. बहुत ज़्यादा जगहों से मैंने सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले करके ये वीडियो आपके लिए बनाई है. तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई भी करिएगा, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट. यू विल डेफिनेटली बी सेलेक्टेड इफ यू विल अप्लाई इट द वे आई यूज्ड टू टेल यू. सो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है आपका जो पीएचडी इंटरव्यू होने वाला है, दैट इज ग्रीट विद अ स्माइलिंग फेस. जब भी आप जा रहे हो ऑडिटोरियम में या रूम में जहाँ पे भी डिग्निटरीज बैठे हुए हैं, तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल टेक परमिशन. आप लोग सोच रहे होगे तो बहुत ही बेसिक चीज़ें, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक परमिशन दैट यू वांट टू एंटर इनटू द रूम, एंड देन ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, है ना. और उसके बाद स्माइल होने के बाद जस्ट ग्रीट एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एज पर द टाइम. तो आपका जब भी आप अंदर आ रहे हो, यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस, बिकॉज इट गिव्स यू अ पॉजिटिव वाइब्स, इट एक्सचेंज पॉजिटिव वाइब्स. और पॉजिटिव वाइब्स जब एक्सचेंज होगी तो ऑटोमेटिकली एवरी थिंग विल डेफिनेटली मूव यू टू दी पॉजिटिव वे. तो हमेशा आप स्माइलिंग फेस के साथ अंदर जाओ, और जब अंदर जा रहे हो आप, तो ऑलवेज टेक अ परमिशन, या वो ऑटोमेटिकली आपको बोल देंगे प्लीज़ हैव अ सीट, और आप तब बैठो और एक स्माइलिंग फेस आप अपने साथ रखो, नो मैटर व्हाट हार्डशिप्स यू फेस और किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हुई है. बिकॉज ये चीज़ें जो है, ये गेस्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी वी कैन से नॉन वर्बल चीज़ें होती हैं जो बहुत कुछ कह जाती हैं. ठीक है, सिर्फ वर्बल नहीं है कि आई एम अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट और मेरे को सब कुछ आता है एंड आई एम ओवर कॉन्फिडेंट और मेरा तो होने ही वाला है. तो ये अप्रोच साइड कर दो, बिकॉज ये सब चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट ऑलवेज ग्रीट with all the dignitaries present over there with a smile, and take permission before entering and before having a seat. नेक्स्ट इज साउंड सब्जेक्ट नॉलेज. मैंने आपको पहले भी हर वीडियो में मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमांड है, जिस सब्जेक्ट को आप, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिस सब्जेक्ट में आप आगे जा करके अपनी रिसर्च करना चाहते हो, आपको उसकी थोरो नॉलेज होनी चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. जो भी आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चुन रहे हो, जो भी आप पर्टिकुलर टॉपिक चुन रहे हो, ठीक है. जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट की आपको पूरी नॉलेज हो, पर जो भी टॉपिक आप चुन रहे हो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही हैं, है ना, वो सारी चीज़ों की, जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आई एम माई स्पेशलाइजेशन इज अकाउंटिंग, तो मेरे को अकाउंटिंग से रिलेटेड पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि मैं सब कुछ मुझे आना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि इंटरव्यू में किस तरीके से कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वैसा नहीं कि आप अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो तो आपसे बिल्कुल जाकर के इनकम टैक्स पूछ लेंगे. आप के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही पूछेंगे. जब उसी से रिलेटेड वो पूछने वाले हैं तो आपको उसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए, बिकॉज आपने उस टॉपिक से रिलेटेड अपना रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ है. ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें रिसर्च प्रपोजल में लिख रहे हो, इधर से कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करो, इधर उधर से आपकी खुद लिखी होनी चाहिए. आप जगह जगह से उसको रेफर कर सकते हो, पर इट शुड बी इन योर ओन लैंग्वेज. इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया जिसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया कि स्माइलिंग फेस होना चाहिए. उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप जिस भी टॉपिक पे आप जा रहे हो या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आगे जा करके अपने आप 5 साल 4 साल 6 साल जितने भी टाइम डिवोट करने वाले हो पीएचडी में, आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहने वाले हो. अगर आप उसको हेट करोगे, आपको वो एक तरीके से एक है ना, एक बर्डन लगेगा, तो आप अपनी रिसर्च कभी प्रॉपरली नहीं कंडक्ट कर पाओगे और मिस्टेक्स आने ही वाली हैं, फिर ये गारंटीड है. ठीक है, तो ये सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई. थर्ड इज व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप पीएचडी क्यों करना चाहते हो.
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि हर एक इंटरव्यू में पूछते हैं। अगर मेरे इंटरव्यू से मुझे पूछा था तो यहाँ पे ऐसे आंसर बिल्कुल नहीं चलेंगे। सर माय फादर वांट्स टू, बहुत ज़्यादा इमोशनल आंसर नहीं चलेंगे। माय फादर वांट मी टू बी डॉक्टरेट, टू हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, इट्स माय मदर्स ड्रीम, और ये और वो। सो दिस इज़ नॉट द फैक्ट। इफ अगर उनकी ड्रीम है तो फिर आप वाई दे आर नॉट, इट शुड नॉट सीम्स लाइक अ बर्डन, राइट। तो आपका ऐसा कोई आंसर, आप बहुत लोग को मैंने देखा है बहुत इमोशनल आंसर देने लग जाते हैं कि मतलब सामने वाला आंसू ही आ जाए। वहाँ पे कोई ऐसा कोई, देयर इज नॉट अ फिल्म गोइंग ऑन, कोई सोप नहीं चल रहा है यहाँ पे, डेली सोप। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो। तो आप ये कह सकते हो कि आई पोजेस दैट साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, आई हैव दिस क्यूरियोसिटी कि कैसे हम अननोन चीज़ को फाइंड करते हैं। आई जस्ट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग है ना समथिंग अननोन टू नोन, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट, जो हम लोग ने पढ़ा है एक तरीके से। तो ये अगर आप एप्लीकेबिलिटी रखोगे, कुछ साइंटिफिकली अगर आप प्रूफ करके सामने वाले को दोगे कि सर मेरे पास साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों होती है, दैट इज़ वाई आई वांट टू एनरोल एंड दैट इज़ वाई आई वांट टू कंटिन्यू विद द पीएचडी, ऐसे आंसर होने चाहिए। मुझे डॉक्टरेट डिग्री चाहिए, मेरा सपना ये था, मेरे पापा का सपना है, मेरी मम्मी का सपना है, ये आंसर्स आप बिल्कुल अवॉइड करिए। इमोशनल चीज़ें बिल्कुल भी वहाँ पे काम नहीं आती हैं। कुछ साइंटिफिक बात आप करिए। अगर आप ऐसे साइंटिफिक वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड और क्यूरियोसिटी वगैरह के बारे में आप बोलोगे तो डेफिनेटली इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन देम, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर देने हैं। इमोशनल चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं बोलनी है वहाँ पे। नेक्स्ट, हैव अ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस और ये डायरेक्टली इंटर रिलेटेड है। अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पुअर है या आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो आप कॉन्फिडेंस आपका गिरने ही वाला है। और जैसे कॉन्फिडेंस आपका गिरा तो आप घबरा जाओगे, वहाँ पे आप कांपने लग जाओगे, जिसकी वजह से आपका जो भी आपने प्रिपरेशन किया, बिकॉज हम लोग ने कई बार ये देखा है कि आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन करते हो, बिकॉज वो जो प्रिपरेशन हम लोग बहुत टाइम से करते हैं, और वो जो आधा घंटा या 15 या 20 मिनट जो होते हैं वही आपको बताता है, वही जज करते हैं वो लोग कि आपने आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से है। तो मेक श्योर जो 15-20 मिनट्स आप वहाँ डिवोट करने वाले हो उन डिग्निटरीज के सामने, वो फ्रूटफुल हो, वो ऑप्टिमम हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ, हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू कि यू नो एवरीथिंग। और यू नो एवरीथिंग मतलब कि तभी आएगा कि जब आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज होगी। ऐसा नहीं कि आप यू आर एक्टिंग लाइक ओवर स्मार्ट। ये मैंने बताया भी, आगे जाकर मैं बताऊंगा कि ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी। कॉन्फिडेंस आपका तभी आएगा, कॉन्फिडेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट नॉलेज। इफ़ यू हैव सब्जेक्ट नॉलेज देन यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गेन दी कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, घबराना नहीं है ना। यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट, देन गॉड विल लुक आफ्टर द रेस्ट। येस, नेक्स्ट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को यूज़ करो। आप इंप्रेशन बनाने के लिए, ये नहीं कि आप ज़्यादा इंप्रेशन दिखाने के लिए आप इंग्लिश बोलने लग गए हो और इंग्लिश में आप अपने जो कहना चाहते हो वो आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो। आप जिसमें भी हो आप कंफर्टेबल, आप वो बोलो। पर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, एक यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, सपोज अ रिसर्चर और a dignitary ask you a question in English, then I personally think, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपको आंसर भी इंग्लिश में ही देना चाहिए। तो आप कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो इंग्लिश की, है ना। अगर आपकी ये वीकनेस है कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है या आपको नहीं आती, तो प्लीज़ आप सीखो, है ना। बिकॉज आप इंग्लिश में, वो आपसे इंग्लिश में पूछ रहे हैं, वो आप हिंदी पूछ रहे हैं, आपको अल्टीमेटली कई बार तो मैंने लोगों को देखा है कि कोई इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन पूछ लेते तो वहीं घबरा जाते हैं कि यार अब क्या होगा, यार मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा। उनको ये रहता है कि उन्होंने इंग्लिश में पूछा है, अगर मैंने हिंदी में आंसर दिया तो आप पहले एक परमिशन ले लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है और मैं आगे जा करके इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव अ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, देन आप पूछ सकते हो सर कैन आई आंसर इन हिंदी लैंग्वेज, ऐसा करके पूछ सकते हो, जिससे उनको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से मतलब है, उनको इंग्लिश हिंदी से मतलब नहीं होता। पर स्टिल आगे जा करके मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि यू शुड हैव अ कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। नेक्स्ट, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट मत बताओ आप। ओवर स्मार्ट मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा कि बात काटने लगते हैं वो डिग्निटरीज की, यस 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 आई नो एवरीथिंग सर, हाँ 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 ये होता है। हैव अ लिसनर, पहले एक लिसनर होता है, उसके बाद एक स्पीकर होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ओवर स्मार्ट आप मत बनो कि मेरे को तो सब कुछ आता है, या आप उनके क्वेश्चन से पहले आप आंसर देने लग जाओ। या कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी पता होती है ना, अभी इंप्रेशन झाड़ने के लिए कुछ लोग से आपने सुना होगा कि शांत नहीं बैठना है, तो कुछ भी बोल दिया आपने, तो आपने बेवकूफ़ समझा हुआ है डिग्निटरीज को जो 50, 55, 60 ईयर्स के हैं, 30 साल का एक्सपीरियंस है। वो आप ही का मजाक उड़ा करके आपको बाहर कर देंगे, है ना। तो ओवर स्मार्ट आपको नहीं दिखाना है। अब मैं इसको आगे जा करके ये भी बताऊंगा कि ऐसी अगर कुछ सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको क्या आंसर करना चाहिए, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट, वाई शुड वी चूज यू ओवर अदर्स। ये क्वेश्चन भी होता है कि देयर आर 50 to 60 कैंडिडेट्स वेटिंग आउटसाइड, वाई आई विल चूज यू एज अ रिसर्च स्कॉलर। तो आप दूसरों को ह्यूमिलिएट मत करो,
नेगेटिव अप्रोच मत रखो, आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताओ दैट सर आई हैव this strength that I am a motivated person and I am a fast learner. I have this, I possess this capacity or capability of optimizing दी टाइम एंड एफर्ट्स प्रॉपरली, ऐसे करके आप कोई आंसर दो जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ। ये तो मैंने आपको जनरल टर्म्स में बताया, आप स्ट्रेंथ पे फोकस करो। कुछ लोग नेगेटिव बोलने लगते हो कि सर आई एम बेटर और ये और वो, मतलब ऐसा नहीं, आप फोकस करो दैट सर मेरे पास ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलोगे तो आप बेनिफिशियल होगे, रेदर देन आप ये बोलो कि सर आई एम बेटर देन अदर्स बिकॉज आई हैव दिस आई हैव दैट। तो वो बोलेंगे कि आपने दूसरों को देखा हुआ है, आप दूसरों से मिल चुके हो जो आप ये कर रहे हो, ठीक है। तो आपका आंसर एक सॉफ्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। सर आई वॉन्ट यू टू चूज़ मी बिकॉज आई एम ए फास्ट लर्नर, आई एम ए मोटिवेटेड पर्सनैलिटी, ये एक अच्छा आंसर है। You have to choose me over others because I possess this and I don't see that others having this or that। ऐसे दूसरों में कमियां मत निकालो, ठीक है। तो आप अपनी, जैसे मैंने आपको बोला, आप उस तरीके से अगर अप्रोच रखोगे कि सर मेरे में ये है, मेरी में ये स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो आपका आंसर बेटर रहेगा। इंस्पायर्ड लोगों को आप कंपेरिजन करो या दूसरों से आप अपने आप को कंपेयर करो, बिकॉज वो नेगेटिव सेंस में ले जाते हो। नेगेटिव सेंस वहाँ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे तो वो आगे जाकर के एक अच्छा प्रेजेंट करेगा एक आंसर in front of the dignitaries present over there. Be specific regarding your research field, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अकाउंटिंग इज माई फील्ड, अकाउंटिंग में तो कंपनीज अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कितनी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबके बारे में पूछें तो आप सबके बारे में आंसर दे दोगे? Is it possible? Is it not? This is not possible. So have a specific that अगर आप बोलना चाहते हो, जैसे मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम थी, जिस रिसर्च पेपर मैंने बनाया था, द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्पेसिफिक था दैट आई वांट टू हाईलाइट द रेलेवेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके लिए मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा अच्छी तरीके से रट्टा मार के गया था, उसमें क्या क्या आता है मैंने पढ़ के क्या था, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने रखी थी, किस तरीके से अपन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन में उसका यूज़ करते मैंने ये रखा था। मैंने पूरा उसको नहीं बोला कि माई स्पेशलाइजेशन इज अकाउंटिंग। अब वो पूछेगा आपसे फिर अकाउंटिंग में पूरा, तो फिर आपको बनेगा नहीं। तो हैव अ स्पेसिफिक फील्ड, उसके बारे में आपके पास नॉलेज है तो बेटर रहेगा। वो उससे रिलेटेड पूछेगा और वो एक है ना नैरो स्कोप हो जाएगी, ठीक है। आपको उतना ही बोला आपने, उतना ही आपने आंसर दिया तो आपका अच्छा चला गया। बहुत ज़्यादा जो बढ़ चढ़ के अपना होशियार बनने की कोशिश करते हैं, फिर वो उनका नहीं हो पाता सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट, प्रेजेंट योर सेल्फ पॉजिटिवली इन फ्रंट ऑफ योर रिसर्च गाइड। अब यहाँ पे एक रहता है कि आपको जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हो तो आपसे वो पूछते हैं कि हैव यू चूजन योर रिसर्च गाइड और सुपरवाइज़र। तो अब क्या रहता है कि ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रहती है, जिसमें आपको पता होता है कुछ ऐसे गाइड्स रहते हैं कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उनकी वैकेंसीज रहती हैं ऑलरेडी, पर वो पता नहीं कुछ ना कुछ कारण की वजह से दे यूज टू से दैट देयर इज़ नो वैकेंसी। और वैसे तो आजकल नेट पे सब समझ में आ जाता है, या दे वांट टू एनालाइज ऑल दी रिसर्च स्कॉलर, बिकॉज उनके पास आते रहते हैं रिसर्च स्कॉलर, तो वो हर लोगों को एनालाइज करने के बाद फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो आप पहले ही अपनी अप्रोच ऐसी रखो, एक पॉजिटिव अप्रोच ऐसी रखो कि वो आपको सेलेक्ट कर ही लें, ऐसी अप्रोच रखो। उनकी गाइड की यही गाइड्स जितने भी होते हैं उनकी यही मेंटालिटी रहती है। वो एकदम से नहीं आप आए और आपको सेलेक्ट कर लिया, वो आपको दे टेक सम टाइम और फिर एनालाइज करते, बिकॉज उनको एक ऐसा बंदा नहीं चाहिए ना जो एकदम से जिनके पास इसका दिमाग ही ना हो, जिसको स्पून फीडिंग करना पड़े। उनको भी ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसके पास नॉलेज हो। ऐसा कोई इंसान ना अंदर आ जाए या उनके साथ एनरोल ना हो जाए जिसके ले करके उसने बोला कि कितनी बड़ी मैंने मुसीबत पाल ली, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है। तो वो बहुत ही 5-6 साल उनको बिताना है, वो बहुत ही विचार करके, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके वो अपना रिसर्च स्कॉलर चुनते हैं। अब आपको एक अच्छा इंपैक्ट कैसे डालना है, अब जैसे कि आपको जाना है उनके पास, आप उनके पास गए हो, तो आपने बोला आप जैसे आई और स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग, और आप उनके पास गए हो और आपने बोला कि सर आई रेड मोस्ट ऑफ योर रिसर्च पेपर्स दैट यू हैव रिटन इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट and I am very much impressed by it and I have this curiosity to act as a research scholar in your guidance। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बोलोगे कि आपने कुछ इंप्रेशन एक अच्छा डाल दिया कि सर मैंने बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हैं और उनको पढ़ करके मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ नॉलेज मिली, इससे आपने उनका वर्क भी एक्नॉलेज किया है। ठीक है, तो उससे वो खुश हो जाएंगे, एक तरीके से वो एक खुशी महसूस होगी कि हाँ देयर इज समवन, है ना, जिसने मेरी रिसर्च पढ़ी। और लिटरली पढ़ो भी, आप ऐसे ऊपर से मत पढ़ो। पूछेंगे कौन सा रिसर्च पेपर आपने पढ़ा, जरा बताओ उसमें क्या एनालिसिस किया मैंने, क्या कंक्लूजन रहा है, तो फिर आप फंस जाओगे। तो पढ़ के भी जाओ, आप पहले देखो कि ये इंसान है और उनके बारे में जिसके पास भी जा रहे हो, तो आपकी
अप्रोच होनी चाहिए कि थोड़ा सा आप उनको एक अच्छा इंप्रेशन डालो, बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। कि सर मैंने इतने सारे रिसर्च पेपर्स आपके पढ़े हैं और आपके पास इतनी सारी क्वालिफिकेशन है, तो मैं चाहता हूँ सर मैं आपके अंडर ही काम करूँ, बिकॉज मैं भी इतनी जितनी आपने नॉलेज गेन की है मुझे भी ये नॉलेज गेन करने का मौका मिले। ऐसे करके आप अगर आप बोलोगे, बहुत ज़्यादा बटरिंग टाइप नहीं बोलना है आपको, एक वैलिड रीज़न है, जैसे कि रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं उसको पढ़ के भी जाओ, बिकॉज अगर आप मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिकली वो दिखेगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक पॉजिटिवली शो करना है, अदर देन एटीट्यूड में नहीं जाना बिल्कुल कि ये है वो है सर रख लीजिए, ऐसा कुछ करके कुछ है ना, ऐसे आपको अप्रोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। नेक्स्ट, यूज़ टेक्निकल टर्म्स। जब भी आप अपने आपका पीएचडी इंटरव्यू चल रहा है तो आप टेक्निकल टर्म्स यूज़ करो हमेशा। टेक्निकल टर्म्स में जैसे कि मैं अकाउंटिंग की अगर बात करूं या कॉमर्स की मैं बात करूं तो उसमें आता है रिडक्शन इन फिक्स्ड एसेट्स। In spite of using reduction in fixed assets, use the word depreciation. Reduction in intangible assets. Rather than using this word, use the word amortization. समझ में आ रहा है? आप राइट ऑफ वर्ड रहता है हमारे अकाउंटिंग में, राइटिंग ऑफ द फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, इन द P&L अकाउंट। तो ऐसे ऐसे अगर आप वर्ड बोलोगे सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ ये थोड़ा जानता है, पढ़ा लिखा है, समझ में। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये सिर्फ मैं कॉमर्स के बारे में बताऊँ बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। केमिस्ट्री में भी होते हैं, फिजिक्स में भी होते हैं, फाइनेंस में भी होते हैं, हर सब्जेक्ट में होते हैं, मैथमेटिक्स में भी होते हैं। तो वो टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ करो अपने इंटरव्यू में, बिकॉज ये एक अलग इंप्रेशन डालता है कि हाँ इसको पता है, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग अ वेरी ईजी और वी कैन से लेमैन लैंग्वेज। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ऑलवेज यूज सम टेक्निकल वर्ड्स, इट विल हैव अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ योर डिग्निटरीज, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स आप यूज़ करो अपने रिसर्च इंटरव्यू में। नेक्स्ट, व्हाट इफ दे आस्क यू अनरिलेटेड क्वेश्चन। हाँ ये मैंने पूछा आपसे, अनरिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछ लेते हैं तो क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी है। अगर आपको पता है तो आप बोलो, नहीं पता तो सर आई वुड लव टू एक्सप्लोर अबाउट दिस टॉपिक बट आई एम स्पेसिफिक टू माई रिसर्च एरिया ओनली, माई स्पेसिफिक एरिया ओनली, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बट सर आई विल डेफिनेटली लव टू और लाइक टू एक्सप्लोर इन दिस फील्ड। या फिर एक ये हो गया है ना, ये हो गया, आपको कंप्लीटली आपने नो कर दिया। एक और ऑप्शन रहता है, आप उससे कुछ रिलेटेड बता सकते हो कि सर मुझे हाँ आई नो दिस थिंग बट आई विल गेट, जैसे कि कोई फॉर्मूला पूछ लिया, एक्सप्लेन दी फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो आप बोल दो कि एवरेज प्रॉफिट, आपको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा, आपने बोल दिया कि इन दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल वी विल टेक एवरेज प्रॉफिट एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट वी आर गोइंग टू एनालाइज द गुडविल और कैलकुलेट द गुडविल। ऐसे कुछ आपने आंसर बोल दिया, अब आपको एक्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता है, तो आपको है ना कोशिश करनी है कि आप कुछ बता दो, सर आई नो दिस थिंग बट आई विल डेफिनेटली। अब ये जो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी उसको बोलने के बाद आप ये बोल सकते हो, सर आई विल डेफिनेटली लाइक टू गेट सम मोर इनसाइट और सम मोर नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये दूसरा अप्रोच आपको हो सकता है। तो कंप्लीटली नो तब कहना है आपको जब कुछ भी नहीं पता आपको, दिस इज टोटली अनरिलेटेड, ठीक है। वैसे मैं आपको बोलूँगा, ये मैंने आगे जाकर भी मैंने लिखवाया है, अगर आप कॉमर्स के हो या आप केमिस्ट्री के हो या आप मैथमेटिक्स के हो या आप बायोलॉजी के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि नेट जेआरएफ आप दे रहे हो है ना, भले मैं अकाउंटिंग का हूँ पर यू हैव द नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एचआरएम, टैक्सेशन, लीगल, एवरीथिंग, उसकी कुछ नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए, है ना, जिससे आप अवॉइड कर सकते हो ये। बिकॉज वो बोलेंगे कि सर यू आर नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड एंड इट इज दिस इज अ पार्ट ऑफ नेट जेआरएफ, हाउ यू कुडंट आंसर। आप आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो, इसका तो ये पार्ट है कि सिलेबस है, मैंने देखा था सिलेबस, उस सिलेबस में लिखा हुआ था। तब उस केस में क्या होगा, तो आपको पूरा नहीं पता तो आप कुछ उसके बारे में बता दो, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा आपका। नेक्स्ट, बी ऑन टाइम। ये बहुत ही ये फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बी ऑन टाइम। क्यों ऐसा बी ऑन टाइम है, बिकॉज क्या होता है 50-50, 60-60 लोग, 70-70, 100-100 लोग आए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग के अंदर फैटिग आ जाते हैं, हम लोग थक जाते हैं लेते। अगर आप जैसे आप शुरुआत में जाते हो तो वो आपको एक पेपर देते हैं, उसमें आप अपनी नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी रोल नंबर, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आप उसको लिखते हो। तो कोशिश करो आप टाइम पे जाओ। अगर आपका सपोज 100 लोग आए और आपका नंबर सपोज आ गया 70, 80, 85, वो इतने ज़्यादा थक जाएंगे तो उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया कि किसको उनको सेलेक्ट करना है, तो आपसे वो एक फॉर्मेलिटी करके आपको आउट कर देंगे। ओके थैंक यू बाय। उन्होंने मेकअप अपना माइंड बना लिया है, ठीक है। तो कोशिश करो कि कुछ टॉप 20 में, यहाँ पे भी लोगों के पास बड़ी अलग सी मेंटालिटी है। मैं शुरुआत में नहीं जाऊँगा, मैं शुरुआत में इसलिए जाऊँगा बिकॉज जो लोगों से आंसर पूछा जा रहा है उनसे मैं लोग पूछते हैं यार तुझसे क्या पूछा, या तुझसे क्या पूछा। अरे ये चीज़ बिल्कुल आप अवॉइड करो, ये बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। आपसे क्या पूछा, आप बताइए और मैं बाद में जाऊँगा। क्या गारंटी कि आपसे वही क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो थक जाएंगे और वो अपना सिलेक्शन कर चुके हैं, वो अपने माइंड में किसको सेलेक्ट करना है, वो आपके साथ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो कोशिश करिए टाइम पे जाइए और टाइम पे जाने के बाद ही आप कोशिश करिए कि
है ना फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20 में अगर आप रहेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। और ऐसे ही आप अगर स्टार्टअप करेंगे तो आप शुरुआत में उनका माइंड भी फ्रेश रहेगा, तो वो आपसे अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और है ना दे विल नॉट एक्ट एज अ फॉर्मेलिटी देयर। तो टाइम पे जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि आप घबरा भी जाते हो, कभी कभार कुछ लोग लेट हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, जब वो घबरा गए तो कॉन्फिडेंस गिरा तो इंटरव्यू आपका हाथ से गया। तो थोड़ा सा आप 15-20 मिनट पहले जाओ जिससे आप थोड़ा रिलैक्स भी फील कर सको। ये मैंने बता दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सब बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज है ना आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट नेट सेट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी उतनी नॉलेज तो आपके पास, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी ही चाहिए, जिससे कोई दूसरा अगर क्वेश्चन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछे तो आप उसका आंसर दे सको। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च वर्क अगर आपने किया हुआ है, रिसर्च वर्क अगर आपने किया हुआ है तो उस केस में, या आपने कोई मास्टर थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क आपने किया हुआ है, तो उस केस में जो भी आपने रिसर्च वर्क किया है उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका कंक्लूजन, एवरीथिंग, उसकी अगर आपको अच्छी नॉलेज होगी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस वो उससे रिलेटेड ही आपसे पूछ लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको एनालिसिस, कंक्लूजन इसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती। जब आप रिसर्च पेपर अपना आपने लिखा हुआ है अपने, है ना, आपसे उन्होंने आपसे पूछा कि आपने कोई रिसर्च वर्क किया हुआ है, हम सब जानते हैं कि मास्टर डिग्री में कुछ ना कुछ है ना अपना मास्टर थीसिस या प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, तो उसकी आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं। अच्छा, आपने उसमें रिसर्च की हुई है, ओके, टेल मी दी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इट, आप एक्सट्रैक्ट बताइए, आप उसके बारे में एक्सट्रैक्ट बताइए। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें कोशिश करनी है कि हम अपने रिसर्च पेपर, चाहे कितना भी 2 साल पुराना रिसर्च पेपर है, 3 साल पुराना रिसर्च पेपर है, आप उसको एक बार पूरा स्टडी करके जाइए, जिससे क्या होगा, जिससे ये बेनिफिट होगा कि आगे जा करके आपसे कोई भी अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। और अगर आप आंसर नहीं दे पाते तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आप में, है ना, बिकॉज आपने रिसर्च वर्क किया हुआ है और आपको अपने रिसर्च वर्क के बारे में नहीं पता, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, अगर हमने रिसर्च वर्क नहीं किया तो मास्टर्स में हमें पता होगा कि हम सब लोग प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या आपने वर्क किया है और क्या क्या आपने नया कुछ सीखा उससे, जिससे आप उसको प्रेजेंट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर आस्क्ड फ्रॉम व्हाट यू से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि टेल मी योर टॉपिक, तो मैंने बोला आई जस्ट वांट टू, माय टॉपिक इज द रेलेवेंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस कैन बी यूज्ड एप्रोप्रिएटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मानेंगे नहीं, यही था, व्हाट आर द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे आप कुछ क्वेश्चन करिए, क्योंकि आपके आंसर से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च इंटरव्यू में नहीं, ये मैंने आगे जाकर के जॉब इंटरव्यूज में भी देखा हुआ है। समझ में आ रहा है, वो आपसे नहीं पूछेंगे, है ना, वो खुद से नहीं पूछेंगे, खुद से तो पूछेंगे वो, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं 80% 85% चांसेस मैंने ये देखा है कि वो आपके आंसर से ही वो एक तरीके से एक क्वेश्चन फ्रेम कर देते हो कि टेल मी द टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, देन यू विल टेल कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, या जो भी आपने रेशियो एनालिसिस वगैरह किया उसके अकॉर्डिंगली। ऐसे करते करते आपका जो इंटरव्यू है ना, वो अब आपकी साइड में आ रहा है, आपके जीतने के चांसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब इसे कहते हैं आप लोग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस मत बोलिए, ओपन एंडेड पूछेंगे तो ऐसे कड़ी पे कड़ी बनती जाएगी और ऐसे एक अच्छा इंप्रेशन डल जाएगा कि हाँ इसको तो सब कुछ आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट इफ यू वांट टू स्विच योर रिसर्च फील्ड। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, वो ये हुई है कि एक्चुअली मेरा जो मास्टर्स ऑफ कॉमर्स था, उसमें मेरा जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट था इट इज़ मार्केटिंग, और मेरा जो रिसर्च वर्क है इट इज़ इन अकाउंटिंग, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि वाई यू स्विच्ड फील्ड, आपने फील्ड स्विच क्यों किया आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है क्या बोलना है। तो अब इसमें ऐसा बोल सकते हो कि सर I have switched my field to accounting because one of my friend is doing his or her research in accounting, and we have a conversation and I found his research very much interesting in compared to mine. That is why I too wanted to explore in that field. That is why I switched. Simple. किसी सब्जेक्ट को आपने ह्यूमिलेट नहीं किया, कुछ आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं बोला। मैंने अपने दोस्त के साथ बातें की थी, जब वो मुझे बताता था अपने रिसर्च के बारे में, तो मुझे लगता था यार कितना अच्छा सब्जेक्ट है, कितना कुछ इसमें सीखने को मिल रहा है, इसलिए आई टू वांटेड टू एंगेज इन दैट सब्जेक्ट। दैट इज़ वाई आई स्विच टू अनदर फील्ड। तो ये आपका
इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। ये हमारे साथ भी बहुत बार होता है, बिकॉज मास्टर्स में हमें पता नहीं होता, इतनी दूरदृष्टि हमारे पास नहीं होती कि हम आगे जाकर के पीएचडी करेंगे। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी, इसलिए मैंने लिखा। आप लोग के साथ भी काफ़ी सारे लोगों के साथ ये हो सकती है, तो आप ऐसा ये आंसर दीजिए आप थोड़ा सा, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट, वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर इंस्टीट्यूशन एज ए रिसर्च स्कॉलर, है ना। आप हमारे इंस्टीट्यूशन या हमारी यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुनना चाहते हैं? इसका रीज़न ये है, आप इसका अब आंसर क्या देना है। आप इसका आंसर जो है ना, ये बटरिंग वाला नहीं होना चाहिए। सर ये योर यूनिवर्सिटीज आर एफिलिएटेड टू दिस, योर इंस्टीट्यूशन इज एफिलिएटेड टू दिस एंड दैट एंड फलाना ढिमकाना, ये सबको समझ में आ जाएगा कि ये बटरिंग कर रहा है। और सारी यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो, है ना, किसी न किसी एफिलिएशन के थ्रू बनी होती है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बिना एफिलिएशन के आ गई है? नहीं। तो ऐसा आपको बटरिंग वाला आंसर नहीं देना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत रिवार्डिंग है, ये है फलाना ढिमकाना। एक वैलिड आंसर दीजिए आप। वैलिड आंसर ये होगा, जैसे कि मेरा था, तो जो यूनिवर्सिटी थी उनमें ना, आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, अकाउंटिंग और फाइनेंस लैब भी होती है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें वो लोग बताते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। अकाउंटिंग में वो लोग बताते हैं बैंकिंग में किस किस तरीके से विड्रॉवल, डिपॉजिट फॉर्म होते हैं। और आजकल जैसे कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आ गई है, टैली वगैरह आ गया है, तो इन सब के लिए एक लैब थी। तो मैंने ये बोला कि आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई रिसर्च और पोजेस माई रिसर्च वर्क विद योर यूनिवर्सिटी, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी और योर यूनिवर्सिटी हैव दिस अकाउंटिंग एंड finance lab which will help me to enhance my practical skills। या आप बोल सकते हो, अगर सपोज किसी के यूनिवर्सिटी में नहीं है तो आप बोल सकते हो कि बिकॉज आप इस यूनिवर्सिटी में जो सुपरवाइज़र है उन्होंने उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मैच कर रहा है, इसलिए आई वांट टू पोजेस दिस। और उनके अंदर वो एक्सपर्टाइज है, उन्होंने इतने सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी मच प्रिविलेज टू वर्क एज अ रिसर्च स्कॉलर अंडर हिम। तो ये चीज़ आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल वहाँ पे फ्लैटरिंग और बटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि इंस्टीट्यूशन बहुत रिवार्डिंग है, बहुत बड़ा है, ये है वो है। आप ये सबको पता है कि एक तरीके से बटरिंग ही हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोशिश करो कि आप कुछ यूनिक वर्ड बोलो, एक यूनिक चीज़ बोलो। और अगर आपके यहाँ ऐसे लैब और वगैरह की फैसिलिटी नहीं है तो आप जो सुपरवाइज़र है, गाइड है, ये तो मैंडेटरी होता ही होता है, तो आप उनके बारे में बोल सकते हो, है ना। बिकॉज उनके अंदर जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो मेरे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दोनों मैच करते हैं, दैट इज़ वाई वो मैं करना चाहता हूँ। वैसे भी आप रिसर्च गाइड से पहले मिल ही चुके होंगे, तो वो भी उनका भी एक हरी झंडी होती है कि येस आई एम फाइन, आई विल जस्ट वांट हिम एज माई रिसर्च स्कॉलर। तो वो दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं। नेक्स्ट, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सोसाइटी के लिए आपका रिसर्च वर्क कैसे इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो आंसर होगा ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये हर इंसान का अलग अलग होगा, जैसा जिसका सब्जेक्ट होता है। जैसे कि मेरा था तो मैंने बोला कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं इसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यूज़ करेंगे, तो आगे जाकर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं या जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, दे आर गोइंग टू टेक अ गुड डिसीजन विद द हेल्प ऑफ इट। सिंपल, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करोगे तो वो उनके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता, उनके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है। तो ऐसा आपने आंसर दिया, कितना है ना सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना, उस पर्सपेक्टिव को मैंने शो करने की कोशिश की। तो ये मैंने कुछ आपके पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए थे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स को बिल्कुल आपको फोकस करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम पे आपको आना है, आपको, है ना, अपने गाइड से बात करनी है, बिकॉज गाइड आपका इंपॉर्टेंट है कि आप उसको पहले, है ना, सेलेक्ट करो या उनसे आप पहले एक अप्रूवल लो। बिकॉज कई बार जाकर के गाड़ी अटक जाती है कि आप यू आर सेलेक्टेड बट देयर इज़ नो वैकेंट सीट्स, या आपका गाइड जो है वो आपको अप्रूवल ही नहीं दे रहा है, तो आपका सारा जो है चीज़ें वो एक तरीके से उसमें चली जाएगी, वेन में चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अपना जो रिसर्च वर्क है इसके बारे में पूरी नॉलेज लो, बिकॉज ये भी मेरे साथ हो चुका है, तो मेरे साथ जॉब इंटरव्यू में हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिया कि जो भी हमने रिसर्च वर्क किया उसकी आपको पूरी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। एवरीथिंग फ्रॉम कंक्लूजन टू वट एवर एब्स्ट्रैक्ट और द बॉडी दैट यूज्ड, फाइंडिंग, सजेशंस, हर चीज़ की वो नॉलेज हो। बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं पता होगी ना तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है और तुरंत आपको बोल सकता है ओके थैंक यू सो मच, ये नेगेटिव इंपैक्ट डालना है। तो आप मास्टर्स जो भी आपने वर्क किया उसके बारे में भी आप पूरी अपने अच्छी तरीके से नॉलेज लेके जाइए, जिससे आप वहाँ पे इसको प्रेजेंट कर दीजिए कि यू डिड योर वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो दिस इज़ द वीडियो दैट आई मेड एंड आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और इसका फ़ायदा उन्हें मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।